तो हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर फील्ड्स और ऑन चेंजेस के बारे में। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ बहुत इसमें तिगड़म नहीं है। हम काफी टाइम बाद पाइथन का एक्चुअली कोड लिखने जा रहे हैं। इसका बस हमें खाली यूज केस समझना है और ये कितना बढ़िया हो सकता है। सबसे पहले कंप्यूटर फील्ड्स, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे, फिर उसके बाद इसका हम देखेंगे जो बन रहा है साथ साथ में उडू पे, और इसके बाद फिर हम कोड में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो एक कंप्यूटर फील्ड्स होती क्या है। अभी तक हम जितने भी हमने फील्ड्स बना रखी थी अपने इस प्रोग्राम के अंदर, कहाँ गया ये वाली, इसमें बेडरूम्स, लिविंग एरिया, फैकेट्स, गैरेज, ये सब किस भी डेटा टाइप की फील्ड हो, ये सब के सब डेटाबेस में स्टोर होती थी। तो हम वहां से रिट्रीव करते थे। कंप्यूटर फील्ड्स ऐसी नहीं है। कंप्यूटर फील्ड्स क्या करती हैं, जिस टाइम पर हमको डेटा दिख रहा होता है उस टाइम पर कंप्यूटर फील्ड्स कैलकुलेट होती हैं और तब हमको डिस्प्ले होती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेव हो जाती, वो डेटाबेस में सेव ही नहीं होती हैं। जब हमको दिखाई, जब हम मॉडल को देख रहे होते हैं, ठीक है, जब हमको जरूरत होती है तब वो कैलकुलेट हो जाती है। कंप्यूटर फील्ड बनाने के लिए कोई उतना तिगड़म नहीं करना पड़ता है। एक फील्ड को डिफाइन करना होता है, उसको कोई डेटा टाइप असाइन करना होता है, उसके आर्ग्यूमेंट में जैसे रीड ओनली, रिक्वायर्ड, कॉपी वगैरह देते थे, ऐसे कंप्यूट इज इक्वल टू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में फंक्शन का नाम दे देना होता है। ठीक। और उसके बाद फिर वो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, फिर वो फंक्शन के अंदर हम उसको देखते हैं कि इसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब कन्वेंशन, अब वो जो फंक्शन हम बनाते हैं उसमें हम सेल्फ जो होता है वो हम उसमें एज अ पैरामीटर है, उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट उसमें हम पास करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज हम अपने करंट वाले मॉडल को ही रिफ्रेश कर रहे होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कंप्यूट की। बाय डिफॉल्ट कंप्यूट के जो मेथड होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट क्या मतलब, वो प्राइवेट फंक्शन होते हैं। तो कन्वेंशन के लिए प्राइवेट मेथड्स हम जब भी बनाते हैं उसके लिए हम उसमें एक अंडर स्कोर ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। तो बस हमको वही काम यहाँ पर भी करना है। कोई नेसेसिटी नहीं है, बट ये कन्वेंशन है कि आप कंप्यूट का जब भी फंक्शन बना रहे हो तो आप उस पे अंडरस्कोर डिफाइन, उसके स्टार्टिंग में अंडरस्कोर अपेंड करोगे या कह दो प्रीपेंड करोगे। अब क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड्स किसी ना किसी फील्ड पे डिपेंड होती हैं, तो वो जो डिपेंड वाली फील्ड है उनको बोला जाता है डिपेंडेंसीज, की ये किस फील्ड पे डिपेंड है। एक फील्ड या फील्ड्स पर भी डिपेंड हो सकती है। अब कैसे करते हैं, जैसे हमने इसके लिए बस हम एक नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं या कह दो नई क्लास इंपोर्ट करते हैं, जैसे फील्ड्स और मॉडल्स तो हो गया। अब हम एक एपीआई लाइब्रेरी, एपीआई क्लास जो भी कहा जाएगा इसको, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखो दो फील्ड है, टोटल और अमाउंट। जो अमाउंट है वो हमारी स्टैंड अलोन फील्ड है, स्टैटिक फील्ड है। जो टोटल है वो हमारी कंप्यूटेड फील्ड है। उसकी वैल्यू कंप्यूट होके आती है, किस फंक्शन से आती है, अंडरस्कोर कंप्यूट अंडरस्कोर टोटल नाम के फंक्शन से, क्योंकि हमने अंडरस्कोर यहाँ पे लगाया बिकॉज बाय कन्वेंशन। अब हम इसको जब डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो हमने इसमें ऐसा आर्ग्यूमेंट पास किया है सेल्फ, जो कि इसी मॉडल को रिफर कर रहा है। उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे किससे, @API डॉट डिपेंड्स, और फील्ड का नाम जिस भी फील्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। या फिर हम इसमें मल्टीपल फील्ड भी लगा सकते हैं कॉमा के साथ सेपरेट करके। अब यहाँ पे किया क्या, डेकोरेट करने के बाद हमने इसको बता दिया कि भैया ये जो फील्ड है ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब जितनी बार भी अमाउंट की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार कंप्यूट फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक उस वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जाएगी। कैसे हो रही है, जब हमने इस फंक्शन में सेल्फ पास किया तो ये पूरा पूरा मॉडल इसके अंदर पास हो गया। अब किसी एक फील्ड में किसी एक मॉडल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड यानी मल्टीपल रोज ऑफ डेटा हो सकता है। हमको हर एक रो ऑफ डेटा पे तो बात करनी नहीं है। अभी हम जिस करंट पे हैं हमको उस एक पे चेंजेस करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेल्फ है, पहले यहाँ पढ़ लो। सेल्फ क्या है, एक कलेक्शन है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेल्फ वो एक रिकॉर्ड सेट है, सारे रोज का एक सेट है, एक लिस्ट है जिसमें सारे रोज आते हैं, सारी रिकॉर्ड्स आती हैं। एकदम लिस्ट मतलब समझो नहीं कि लिस्ट ही डेटा टाइप है। लिस्ट है जिसमें या बेसिकली कह रहे हो एक कलेक्शन है जिसके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं, जिसके हम हर एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, वो सेल्फ है। इसके ऊपर जो भी नॉर्मल कलेक्शंस है पाइथन में, जिसके ऊपर हम उसकी लेंथ निकालना हो या उसके ऊपर इटरेट करना हो, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये रिकॉर्ड सेट है, हम इसके ऊपर यूनियन भी चला सकते हैं। यूनियन मतलब कि ये दो रिकॉर्ड सेट है, रिकॉर्ड सेट 1, रिकॉर्ड सेट 2, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मर्ज करके एक नया रिकॉर्ड सेट बना दो, और उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहेगी। एक में है ABCD, दूसरे में है ABEF, तो जो तीसरा रिकॉर्ड सेट बनेगा उसमें हो जाएगा ABCDEF। ठीक इस तरीके से। अब हम जब सेल्फ के ऊपर इटरेट करते हैं तो हमको एक एक करके रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है, जिसमें हर एक रिकॉर्ड होता है
और भाई वो क्योंकि वो एक पूरा एक सिंगल रिकॉर्ड है, हम उस एक रिकॉर्ड में फील्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंडिविजुअल वैल्यू को। जैसे कि हमारे पास अगर 10-15 रो हैं, तो मान लो हमने कहा फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ, तो हर एक रिकॉर्ड के ऊपर इटरेट किए, उसके बाद जिस वाले पे हम अब क्योंकि हम सेल्फ पे है ना, तो सेल्फ एक पूरा कलेक्शन हो गया, हम इसके रिकॉर्ड में गए, अब हम जिस भी डेटा को फिल कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड सामने आ गया, ठीक है। अब डॉट टोटल, तो उसकी टोटल फील्ड को, यानी उसकी ये वाली फील्ड को क्या कर दो, अमाउंट की वैल्यू का इंटू 2 कर दो, सिंपल सा मतलब। ठीक, ये टोटल फील्ड इस पर डिपेंड करती है, अमाउंट फील्ड अपनी स्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक फील्ड में जैसी वैल्यू डाली गई वो यहाँ पे आया, उसने देखा अच्छा इस पर डिपेंडेंसी, अमाउंट चेंज हुआ, इस पे कॉल किया, हर एक सेल्फ पे गया, इस वाले रिकॉर्ड पे पहुंचा, रिकॉर्ड के टोटल को बना दिया अमाउंट का डबल, काम खत्म। ये हो गया। अब उसके बाद हमने देखो ये एक्सरसाइज हमने टोटल एरिया के बारे में देखा है, अब उस पे जाएंगे। ठीक है, टोटल एरिया में किस तरीके से सम हो रहा है लिविंग एरिया और गार्डन एरिया का। रिलेशनल फील्ड की जब बारी आ जाती है, भाई हमारे पास रिलेशनल फील्ड भी तो है, कि कोई फील्ड ऐसी हो सकती है जो कि किसी दूसरे मॉडल के कंटेंट को एक्सेस करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हो, तो हम उस वो भी कर सकते हैं। हमको अपना मेथड बनाना है, और एक जैसे यहाँ पे मैनी टू वन फील्ड है जो कि एक पार्टनर मॉडल को रिफर कर रही है। अब जब हम एपीआई की बात करेंगे, तो क्योंकि पार्टनर आईडी जो है इसके अंदर रिफरेंसेस है दूसरी मॉडल के रिकॉर्ड के, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल रिफरेंसेस हैं, तो ये जो रेफरेंस जा रहे हैं हम उस टेबल की किस फील्ड पे डिपेंड करता है, दूसरे टेबल की किस फील्ड पे डिपेंड करता है, हम उसको लिखेंगे यहाँ पे कि अच्छा उस मॉडल की, मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी फील्ड है टेक्निकली जिसमें रेफरेंसेस हैं, जो कि रिलेटिव फील्ड है, जो कि दूसरों को, जो जिसमें दूसरे मॉडल के लिए रेफरेंसेस हैं, तो अब हम उस पे तो कोई डिपेंडेंसी होगी नहीं रेफरेंसेस पे, एग्जैक्ट वैल्यूज पे डिपेंडेंसी होगी। तो वो जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज कहाँ से आ रही है, वो आ रही है दूसरे मॉडल से, तो हम उस मॉडल की उस पर्टिकुलर फील्ड जिस पे डिपेंड करता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर एग्जैक्टली उसी के ऊपर, और फिर उसके बाद हम सेल्फ को करेंगे, एंड उसके बाद फिर वही जो हमने ऊपर काम किया था हर एक रिकॉर्ड पे जाएंगे, उसके उसके डिस्क्रिप्शन को, जैसे यहाँ पे लिखा रखा है उसके डिस्क्रिप्शन फील्ड को चेंज करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन फील्ड को चेंज करेंगे, डिस्क्रिप्शन फील्ड जो भी होगी वो हो जाएगा टेस्ट फॉर पार्टनर, और जो भी, क्योंकि मैनी टू वन है, पहले यहाँ पे कोई भी हो, करंट वाला रिकॉर्ड है वो किसी एक फील्ड को ही टारगेट कर रहा होगा, सॉरी वो किसी एक रिकॉर्ड को टारगेट कर रहा होगा, तो उस एक रिकॉर्ड का उस एक रो में जो भी हमारा नेम होगा, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, उस रिकॉर्ड के, उस रिकॉर्ड में गए रेफरेंस वाले पे, रेफरेंस के बाद उसने देखा पार्टनर आईडी पे गए, तो पार्टनर आईडी के अंदर सारे रेफरेंसेस है, उसमें जहां पे रेफरेंस कर रहा है वो जिस भी रिकॉर्ड को, उसका नेम उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, तो टेस्ट फॉर पार्टनर, और जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, देखो ये काम दोनों में हो सकता है, चाहे मैनी टू मैनी में भी हो जाएगा, वन टू मैनी में हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रखा है इसका। अच्छा, अब इसके बाद इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। अभी तक हमने ऊपर से नीचे तक ये देखा कि जो डिपेंडेंसी है जब उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट फील्ड पे, बट इनवर्स फंक्शन इसी का उल्टा है, डिपेंडेंट फील्ड पे जब हम कुछ काम करेंगे जो कि कंप्यूटर फील्ड नहीं है, तो जो हमारी डिपेंडेंसीज है उनके अंदर चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक फील्ड की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। और ठीक है, इसके बाद कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे लिखा है कि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि देखो कंप्यूटेशनल फील्ड जितनी भी है वो कंप्यूट होके आ रही है, तो वहां पर टेक्निकली हमें कुछ अपना खुद का डेटा तो अपलोड, हमें अपना खुद का एडिटिंग वहां पे करनी नहीं है, बिकॉज उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनका सोर्स ऑफ डेटा एक कंप्यूटेशन एक पूरा कोड है, तो इसलिए वो रीड ओनली होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू सेट करते हैं और चाहे तो कंप्यूटेशनल हो जाए, तो ये काम हम करते हैं साथ में इनवर्स फंक्शन की हेल्प से। इनवर्स फंक्शन जब कंप्यूटर फील्ड में चेंजेस होता है तो वो जिस फील्ड पे डिपेंड कर रहा था उस फील्ड को चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि हम देखो जैसे यहाँ पर है वही बाकी सारा काम किया, अब के बाद जो टोटल वाला अमाउंट है उसमें साथ में हमने दे दिया इनवर्स कि अंडरस्कोर इनवर्स टोटल, अब इसमें हमको डेकोरेट नहीं करना पड़ता, हम सिंपल उसको डिफाइन करेंगे सेल्फ एज अ पेरीमीटर वो। अब उसके बाद रिकॉर्ड डॉट अमाउंट, हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, सिंपल ये हो जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है, यहाँ पे इनवर्स मेथड केवल तब चलेगा जब हम मैन्युअली रिकॉर्ड को सेव करेंगे, और कंप्यूट मेथड तब चलेगा जब भी डिपेंडेंसी में चेंजेस होगा। ठीक है, मतलब अमाउंट की वैल्यू में जैसे चेंज होगा तो जो है टोटल की फील्ड में क्योंकि कंप्यूट आता है वो तुरंत खट से चेंज कर देगा, बट
अगर हम टोटल में कुछ चेंजेस करेंगे तो अमाउंट में तभी चेंज होगा जब हम उसको सेव कर देंगे। ठीक, अब ये पूरा हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये थ्योरेटिकल। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले पे किस तरीके से काम करते हैं। सबसे इस्तेमाल करते हैं पहला वाला, जिसमें जो फील्ड है वो डिपेंड कर रही थी। तो देखिए हमने अपने में क्या डिफाइन कर रखा है। तो इतना तो हमारा हो चुका था, ये है नीचे वाला। तो टोटल एरिया एक हमने फील्ड बनाई जो कि बाय डिफॉल्ट इंटीजर है और वो कंप्यूट होके आएगी इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन कहाँ पर है, ये वाला। अब ये फंक्शन में क्या कर रहा है, देखो ये फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है लिविंग एरिया और गार्डन एरिया नाम की फील्ड पे। तो ये जो दो फील्ड है हमारे पास, गार्डन एरिया, लिविंग एरिया, इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करता है, टोटल एरिया क्या होगा, वो होगा लिविंग एरिया प्लस गार्डन एरिया। तो जो भी लिविंग एरिया प्लस गार्डन एरिया की वैल्यू होगी वो टोटल एरिया को मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर लिविंग एरिया है 450, गार्डन एरिया है 150, तो यहाँ पे टोटल आ गया 600। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही जो कंप्यूट मेथड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जैसी डिपेंडेंसी में कोई चेंज होगा, तो इस टोटल एरिया, देखो ये रीड ओनली भी है, चेंज नहीं कर सकते हम इसको बिकॉज ये कंप्यूट हो रहा है। अब इसकी डिपेंडेंसी है लिविंग एरिया गार्डन एरिया। तो अगर अभी हम यहाँ पे 250 करके एंटर करेंगे तो देखो हमारा टोटल एरिया चेंज हो गया। क्यों, बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी में चेंज हो गया। अगर हम इसको 100 कर देंगे तो देखो चेंज हो गया। क्यों, बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी में चेंज हो गया। तो बस इस देखो कितना सिंपल है, हमने लिविंग एरिया गार्डन एरिया लिखा, हमें टोटल एरिया खुद नहीं ऐड करना पड़ा। और वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मान लो कोई स्कैम करना चाहे कि यहाँ पे कुछ अलग एरिया लिख दे, टोटल एरिया ज्यादा करके लिख दे, कम करके लिख दे, नहीं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अलग है, अब जिसको स्कैम करना है वो यहाँ पे चेंजेस करेगा, इतना समझदार तो होगा ही कोई अगर स्कैमर है तो। बट जस्ट एक हम बात बता रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला जिसमें जो डिपेंडेंसी है वो किसी स्टैटिक फील्ड पे रहती है। अब देखो हमने दूसरा बनाया क्या, एक एक और हमने फील्ड बनाई। अब देखो ये जो फील्ड थी ना ये स्टैटिक पे डिपेंड करती थी, स्टैटिक फील्ड पे। जो ये वाला फील्ड है ये डिपेंड करती है रिलेटिव फील्ड पे। तो अब ये देख लेते हैं कैसे। हमने कहा देखो सिंपल, हमने डेटा टाइप दिया और हमने बोला कि ये कंप्यूट होगा किस पे, ये कंप्यूट होगा जाके ये कंप्यूट होगा बेसिकली कंप्यूट बेस्ट प्राइस मेथड से। हमने बोला अच्छा ठीक। अब अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, ऑफर आईडीज पे। तो अगर हम ऑफर आईडीज को ध्यान से देखें, एक मिनट, पता नहीं फिर से आ गया था ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लग रहा है हम इसमें थे रिलेटिव फील्ड पे। तो हमने एक हमने फील्ड डिफाइन किया जो कि फ्लोट है, एंड वो कंप्यूट होगी कंप्यूट बेस्ट प्राइस पे। कंप्यूट बेस्ट प्राइस जो जो फंक्शन है, बेसिकली जो फील्ड है ना ये डिपेंड करती है किस पे, एक ऐसी फील्ड पे जो कि एक रेफरेंस है। अब अगर हम ऑफर आईडीज को जाके देखें तो ऑफर आईडीज क्या है, एक वन टू मैनी है। ठीक है, अरे वो ये तो पता है ना, बेसिकली ये मैनी टू वन का इनवर्स होता है। बेसिकली इसमें रेफरेंसेस है मल्टीपल। ठीक है, एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफर, ये इस मॉडल को टारगेट कर रहा है। ऑफर आईडीज के अंदर जितने भी रेफरेंसेस होंगे वो सब इस एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफर को टारगेट कर रहा है। और देखो इसमें ये दो दो ऐसे, जैसे इसमें ये मेजरली, ये तो चलो आज अभी वाले हैं, बट इसमें ये मेजरली मान लो चार है ये। ठीक है, अब हम इसमें से जो प्राइस नाम का फील्ड है ना, हम इसके इस प्राइस फील्ड की डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, बेस्ट प्राइस की वैल्यू। वेरिएबल नाम से वो समझ भी आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, हमने अपना डिफाइन किया ऑफर आईडीज। ऑफर आईडीज की फील्ड में रेफरेंसेस है इस मॉडल के। तो अब ये समझ लो कि ऑफर आईडी बेसिकली इस मॉडल को रिफर किया जा रहा है। तो ऑफर आईडी यानी ये मॉडल डॉट इसकी फील्ड यानी कि प्राइस। तो ऑफर आईडी डॉट प्राइस पे डिपेंड करता है ये। अब इस पे समझना है। ठीक, रिकॉर्ड हम करेंगे, हम पहले इस ये सेल्फ पे गए। अब बेसिकली यहाँ पे जो हम जब सेल्फ पे गए तो हम हर एक पे बेसिकली हमने, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड आ गया, ये जो करंट है ये पूरा एक सिंगल रो आ गई, इसकी हर एक फील्ड, इसकी बेस्ट प्राइस को क्या कर दो, पहली चीज तो क्या कर दो, अगर रिकॉर्ड डॉट ऑफर आईडीज, क्योंकि यहां से पढ़ते हैं ना, ये हमारा टर्नरी बोलेंगे इसको आई गेस, या टर्नरी तो नहीं बोलेंगे, टर्नरी ही बोलेंगे आई गेस, क्योंकि एक ही लाइन में स्टेटमेंट है। रिकॉर्ड जो है हमारा ऑफर आईडीज कि अगर रिकॉर्ड मतलब हमारा जो करंट वाला है, अगर ऑफर आईडीज है, अगर इसको एक भी ऑफर मिला है, अगर एक भी रेफरेंस इसके अंदर है तो ये चीज, नहीं तो जीरो। ठीक, तो अब देखो यहां पर इसको दो ऑफर मिले थे तो इसका यहाँ पे कुछ कैलकुलेट होके आया है। और जो ये वाले में देखो एक भी ऑफर, इसको डिलीट कर दे मान लो अभी के लिए, एक भी ऑफर नहीं है, तो यहाँ पर क्या चीज है बाय डिफॉल्ट, जीरो। ठीक, समझ में आ गया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कि अगर कोई रिकॉर्ड, क्योंकि मान लो भाई ये है तो रेफरेंसेस,
और हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है रेफरेंस कर रहे हैं कि ऑफर आईडी में प्राइस में। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो किसका रेफरेंस निकालेगा, तो वो एक तरीके से एरर आ जाएगा। इसलिए हमने कंडीशन लगा दी कि अगर कोई रेफरेंसेस हैं तो ये चीज, और नहीं है तो जीरो कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे कर क्या रहा है, जिस तरीके से जो हमारा मैप फंक्शन काम करता है पाइथन का, ठीक है, पाइथन का जो मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन पाइथन, एक कोई एक किसी भी फंक्शन को किसी भी इटरेबल के हर एक उस पे चलाता है और हमको एक रिटर्न करता है, एक इटरेबल जिसके अंदर सारे जो है रिजल्ट होते हैं। मतलब कि एक मान लो जैसे अगर कोई एक लिस्ट है ये 1 2 3 4, और हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि इसमें 5 ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर्ड ऐड कर देता है, ठीक है, मतलब ये एक फंक्शन है जो कि उसका स्क्वायर कर देगा। तो मैप करने पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसमें हर एक आइटम इस इटरेबल का, इस लिस्ट का पास किया जाएगा एज अ आर्ग्यूमेंट। और जब स्क्वायर के अंदर 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 16, 4 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये जो हर एक नंबर का स्क्वायर होके आ गया, ये भी एक इटरेबल है। तो मैप क्या करता है, किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है किसी एक इटरेबल के हर एक ऑब्जेक्ट पे। बस इतना समझ में आ गया मैप, कि हाँ, यहाँ पे बेसिकली सिंपल है, समझ लो कि किसी एक, और एकदम बिल्कुल लुल्लू पुंजू बन के समझा दें कि अगर हम मान लो कोई फंक्शन पास नहीं कर रहे हैं तो मैप बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, मैप किसी इटरेबल के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक इटरेबल बना रहा है, जो कि नॉट मेक सेंस बिकॉज वो घूम के आ जाएगा, लेकिन वो काम होता है मैप का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैप्ड की। मैप्ड जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो करता ये है कि वो किसी भी एक, अब देखो जैसे यहाँ पे गए ऑफर आईडीज के अंदर प्राइस है। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर वाले की बात करें, यहाँ पे देखो दो प्राइस है, तो इस वाले जो मॉडल है जो कि रेफरेंस है ऑफर आईडीज, मान लो इसमें 10 15 होते, लेकिन अभी जो है जो ऑफर है वो इसको टारगेट कर रहा है, 33,000 34,000, ये दो को, ये दोनों प्राइस को लेके इसने एक इटरेबल बना दिया। इसने क्या बना दिया, एक इटरेबल। तो समझ लो अब एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर दो आइटम्स हैं, कौन कौन से, 34 और 35,000। अब उस पूरे इटरेबल के जो इससे आया है वो उस पे चलेगा मैक्स फंक्शन। जब उस पे मैक्स फंक्शन चलेगा तो 33 और 34 में जो भी ज्यादा होगा वो हमको दिखाई पड़ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक ऐड लाइन कर दें, मान लेते हैं, हम कह देते हैं 65,000 का हमने हमें किसी ने ऑफर दिया, और ये किसी एक XYZ पार्टनर ने दिया है, वैलिडिटी कुछ भी हो, डेडलाइन कुछ भी दे दो, स्टेटस वैसे तो खैर इसको रहने देते हैं अभी, मान लो तो इसको नहीं सेट करते हैं, ठीक है, और स्टेटस हमारा एक्सेप्टेड, और हमने सेव एंड क्लोज किया, तो देखो हमारा यहाँ बेस्ट प्राइस अपडेट हो गया। क्यों अपडेट हो गया, बिकॉज अब उस इटरेबल, अब ये मैप्ड जैसे ही चला, क्योंकि ये डिपेंड था प्राइस पे, प्राइस की में जैसी चेंजेस, कुछ हुआ फिर से एरर देखेंगे बाद में, प्राइस में जैसे, इसको सेव कर दे पहले, तो स्टे हेयर, पहले समझा दे फिर देखेंगे क्या एरर है। 65,000, ठीक, क्या हो रहा, 65 जैसे इस पूरी लिस्ट में वैल्यू ज्यादा आई, वैसे ही ये यहाँ पे चेंज हो गया। अगर हम इसको अभी डिलीट कर दें तो देखो हमारा ये वापस से क्या हो गया, 34,000। बस ये बेनिफिट है इसका, बंद तो नहीं होगा सर, नहीं बंद नहीं होगा सर। तो अब यहाँ पर, अब जब उसमें ज्यादा वैल्यू थी तो उसमें तो बेसिकली हो क्या रहा है, जितनी भी वैल्यू प्राइस में है वो सब एक इटरेबल बन जा रही है, एक लिस्ट बन जा रही है। हाँ नहीं ठीक, वो सब एक लिस्ट बन जा रही है, एक इटरेबल बन जा रही है, और वो पास हो रही है थ्रू मैक्स फंक्शन, जो कि इसमें से मैक्स प्राइस को निकाल के यहाँ पट के दे रहा है, एंड बस। तो इन शॉर्ट, जब हम किसी रिलेटिव फील्ड को एज अ डिपेंडेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको उसके जिस मॉडल पे वो जा रहा है उसकी फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो डॉट नोटेशन से आएगा कि ऑफर आईडी में जो भी डिफरेंस है उसका प्राइस पकड़ो और उसके ऊपर काम करो। अभी एरर क्या थी बाद में देखेंगे, अभी जब सब चल रहा है तो चल रहा है, चलने दो यार, काहे को भाई। देखो सब चल रहा है ना, हाँ सब खुल तो रहा है, बाद में देखेंगे क्या एरर है क्या नहीं। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या था, इनवर्स बता दिया, इनवर्स इनवर्स रह गया ना, हाँ इनवर्स देखते हैं, इनवर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो हमने ना दो फील्ड बनाई, वैलिडिटी और डेट टाइम, डेट डेडलाइन, वैसे कहते थे यहाँ पे डेडलाइन होता तो ज्यादा सही रखता, कंफ्यूजन है, डेडलाइन डेट भी था, लेकिन चलो ठीक है, आई गेस यहाँ पे ये एक्सरसाइज में दे रखा था इसलिए मैंने ऐसा बनाया था ना, डेट डेडलाइन, हाँ चलो ठीक। वैलिडिटी,
इंटीजर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 7, कोई दिक्कत नहीं। डेट डेडलाइन एक डेट है जो कि कंप्यूट होगी डेट डेडलाइन से, इसका इनवर्स फंक्शन है ये। ठीक है, देखते हैं क्या है। कंप्यूट फील्ड पहले चल के पढ़ते हैं। कंप्यूट फील्ड हम देखने कहाँ पे है, ये रहा। कंप्यूट फील्ड में सेल्फ पास हो रहा है, ये डिपेंड करती है दो फील्ड पे, क्रिएट डेट और वैलिडिटी। वैलिडिटी की चलो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 7 है, क्रिएट डेट हमने यहाँ कहीं डिफाइन नहीं करा है। लेकिन अगर हम अभी अपना अगर अभी अपना हम डेटाबेस ओपन करें, ठीक, और एक्सपेंडेड बोन ओपन करें और सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टेट प्रॉपर्टी ऑफर, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये प्राइस वैलिडिटी डेडलाइन हमने डिसाइड किया, स्टेटस, ये कुछ फील्ड ऑटोमेटिक बन गए। तो ये जो ऑटोमेटिक फील्ड है इसी में से जो क्रिएट डेट है, हम इस फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब इस फील्ड का हम इस्तेमाल क्योंकि ऑटोमेटिक बन जाएगी, लेकिन ये क्रिएट डेट सेंस बनाओ कब बनेगी, जब स्टार्ट की प्रोसेस में तो बनेगी नहीं, जब पूरी फील्ड बन जाएगा। जब हमारा जो जो भी हम डेटा बना रहे हैं, जैसे ये मॉडल में है, अब इस मॉडल में हम जो नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, जब वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा तभी तो क्रिएट डेट में जाएगा डेटा। ठीक है, जब वो चीज सेव हो जाएगी, जब उसमें डेटा फिट हो जाएगा तभी तो काम करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम सेल्फ पे गए, रिकॉर्ड में सेल्फ पे गए, अगर रिकॉर्ड डॉट क्रिएट डेट, क्योंकि अगर हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे, मान लो अगर हम ये वाले कंडीशनल अभी के लिए हटा दें, तो होगा क्या, होगा ये कि वो जैसे रिकॉर्ड में जाएगा वो बोलेगा अच्छा रिकॉर्ड डॉट डेट डेडलाइन को क्या करना है, तो जो भी हमारा क्रिएट डेट है और उसका डेट निकाल लो। लेकिन क्रिएट डेट तो अभी बनी ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो वहां पे कुछ है ही नहीं, तो फिर ये हमें थ्रो कर देगा एरर। तो ये एरर थ्रो ना करे इसलिए हम पहले कंडीशन लगा रहे हैं कि भैया आराम से, अगर रिकॉर्ड में अगर क्रिएट डेट एग्जिस्ट करती है तब ये काम करो। क्या काम करो, जो भी डेडलाइन है वो क्या है, क्रिएशन डेट, जब हमने ये आईडी, जब हमने ये रिकॉर्ड, जब हमने ये डेटा एंटर किया है, उसमें उसमें जितनी भी वैलिडिटी है उतनी ऐड कर दो। तो रिलेटिव डेट तो बता चुके थे किस तरीके से काम करता है, रिलेटिव डेट हमने यहाँ पे इस्तेमाल भी किया है, और ये बेसिकली इसका फंक्शन है, ऐसा मेरे को लगा था, बट खैर उसका मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम उसको डिलीट कर देंगे तब भी ये चल जाएगा। बट खैर चलो लिखा रहने देते हैं। एंड अगर अननेसेसरी इंपोर्ट हो रहा है तो मान लो हटा के भी देखें, अगर हम ऐसे हटा दें, अरे फिर कोई आ गया। ऑल राइट, तो आई हैव नो आइडिया हम कहाँ पे थे, बट जहां तक मेरे को, हाँ देखो, कंप्यूट में गए, अगर डेट एग्जिस्ट नहीं करती मैंने बता दिया, तो फिर उस पर ये डेट वाला फंक्शन चल ही नहीं पाएगा, और फिर वो हमें एरर थ्रो कर देगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर रिकॉर्ड एक्स एग्जिस्ट करता है तो। अब बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूट फील्ड होती हैं वो होती हैं रीड ओनली, जैसे कि हमारी टोटल एरिया वाली फील्ड, बट क्योंकि यहाँ पे साथ में इनवर्स फील्ड भी लगी हुई है, इनवर्स आर्ग्यूमेंट भी पास है, अब ये रीड ओनली नहीं रहेगी। हम यहाँ पर दोनों चीजें सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर चाहे तो हम इनवर्स भी सेट कर, मतलब हम डेडलाइन को भी सेट कर सकते हैं और हम वैलिडिटी को भी सेट कर सकते हैं। अगर क्रिएट डेट और वैलिडिटी दोनों ही सेम टाइम पर एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है, उस टाइम पर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाया करेगी डेडलाइन। और मान लो अगर हमने डेडलाइन अपने आप सेट कर दी, तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो इनवर्स होगा वो सेव करने पर ही एग्जीक्यूट होगा, तो वो सिर्फ ये वाला जो कोड का हिस्सा है वो तभी चलेगा जिस टाइम पर हम जिस टाइम पर हम सेव करेंगे डेडलाइन सेट करने के बाद। यहाँ पे चलो देख लेते हैं, इनवर्स डेट डेडलाइन, ठीक, फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ रिकॉर्ड डॉट क्रिएट डेट, हमने बताया कि अगर क्रिएट डेट एग्जिस्ट करती है, वही सेम काम फिर से, वैलिडिटी क्या होगी, अब वैलिडिटी तो एक इंटीजर है तो इसके लिए हमको चाहिए इंटीजर, तो हमने बोला डेट डेडलाइन में से क्रिएट डेट डॉट डेट, यानी कि क्रिएशन डेट का जो है वो डेट टाइम है, उसमें टाइम भी है, उसमें का डेट वाला हिस्सा निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो डेडलाइन वाले में से, क्योंकि डेडलाइन तो आगे की डेट होगी ना, तो जितने भी दिन आएगा उसको, या मतलब बेसिकली जितने भी दिन आएगा, अब वो क्या आएगा हमारे पास, एक टाइम डेल्टा आएगा, एक टाइम डेल्टा एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसको डेज में कन्वर्ट कर दो, फिर वो असाइन कर दो वैलिडिटी को। अब इसकी अगर हम एक बार वर्किंग देखें तो हो सकता है 2-3 बार में समझ में आए, क्योंकि ये भी मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया था, बट ट्राई करते हैं। तो देखो अगर लॉजिकली देखें तो हमने इस पे गए, ऑफर्स पे गए, हमने एक नया ऑफर बनाया, अब प्राइस हमने मान लो कुछ भी सेट कर दिया, पार्टनर किसी को भी ले लेते हैं,
वैलिडिटी देखो बाय डिफॉल्ट 7 दिन की पड़ी है। डेडलाइन डिपेंड करती है किस पे, क्रिएशन डेट पे और वैलिडिटी पे। वैलिडिटी तो है बट क्रिएशन डेट या क्रिएट डेट अभी बना नहीं क्योंकि अभी सेव नहीं हुआ है। तो हम मान लेते हैं हमने इसको सेव कर दिया और हमने इसको अभी नहीं फिल किया। अब देखो यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो देखो अभी भी हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ कॉमन सी बात है, नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब इसका मेरे को कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। अब हमारे पास टेक्निकली देखो वैलिडिटी, रुको 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 रुको, ये सेव क्यों नहीं हुआ? डिस्कार्ड करते हैं, डिलीट करके देखते। एड लाइन 85,000 पार्टनर हो गया, ये भी हो गया। ये सेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं पता, रिफ्यूज और हमने सेव कर दिया। मैंने मैन्युअली सेव किया, ये देखो एरर आ गई नहीं आ गई, सेव करते टाइम इश्यू आ रहा है। अब भाई क्योंकि हमने एक बार डेटा बना दिया, डेटा तो हमने एक बार बना दिया। अब जब डेटा बनाया तो हमारे पास क्रिएट डेट बन के आ गई। जैसे ही क्रिएट डेट हमारे पास सामने बन के आ गई है, वो क्या हो गया वहां पे, वो ये अब क्योंकि अब जब हमने सेव करा, अब हम इसको जब दोबारा ओपन कर रहे हैं तो वो इसको कंप्यूट कर रहा है क्योंकि ये तो ऑन द फ्लाई सेव तो हुआ नहीं। तो अब ये वाला मेथड चला, ये वाले मेथड पे गए, उसने बोला क्रिएट डेट तो है, क्रिएट डेट नहीं है, वही इशू आ रहा है। क्रिएट डेट अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो हमने वहां पे अप्लाई किया था वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फटाक से पॉज करेंगे और मैंने सॉल्व कर दिया। कुछ बहुत खास नहीं था। बेसिकली इशू हो क्या रहा था, जैसे हमने बताया इनवर्स फंक्शन और कंप्यूट फंक्शन। कंप्यूट फंक्शन हर बार एग्जीक्यूट होगा जिस टाइम पर फील्ड डिपेंडेंट फील्ड में चेंजेस होंगे, और इनवर्स फंक्शन तब तब एग्जीक्यूट होगा जब 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 तब तब एग्जीक्यूट होगा जब जब हमारा जो कंटेंट है, जब हम उसको सेव करेंगे, जब हमारी पूरी फील्ड, जब हमारे पूरे रिकॉर्ड को सेव करेंगे। व्हेन यू वाइल सेविंग द रिकॉर्ड, जब हम पूरा रिकॉर्ड, जब हम इसको पूरा सेव करेंगे, जब हम इस यहाँ पे जो सेव लिखा था उस पर जब क्लिक करेंगे तब इनवर्स फंक्शन काम करेगा। तो हो क्या रहा था, हमने यहाँ प्राइस डाला, हमने यहाँ पार्टनर डाला, वाह, हमने यहाँ पार्टनर डाला, और उसके बाद वैलिडिटी कुछ भी रहने दिया, ये हमने खाली छोड़ दिया। कायदे से यहाँ पे एक पेंडिंग होना चाहिए था बट ठीक है। और उसके बाद हमने इसको किया सेव एंड क्लोज, ठीक है। अभी अभी ये अभी यहाँ पे नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी यहाँ पे रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है। अब हम जब इसको रिकॉर्ड को सेव करने की बारी आएगी ना, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया सेव, उस टाइम पर इनवर्स फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब पहले ये वाला तो हिस्सा था नहीं, ठीक। तो हो क्या रहा था, वो देखता था क्रिएट डेट तो है, क्रिएट डेट भाई इसकी इस ये देखो ये एक अलग फील्ड है ना, ये तो रिलेटिव फील्ड है। ऑफर वाले में क्रिएट डेट हमने जैसे वहां पे किया सेव एंड क्लोज, क्रिएट डेट तो बन गई। उसने बोला अच्छा क्रिएट डेट है, आ गया वैलिडिटी में। उसने जहां इस पे गया डेट डेडलाइन पे, अब ये तो बूलियन है भाई बाय डिफॉल्ट डेडलाइन, क्योंकि डेट डेडलाइन हमने जब फिल ही नहीं किया तो वहां पे कुछ नहीं है। एंड बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं होता वहां पे फॉल्स सेव हो जाता है, ठीक है, या कह दो नल सेव हो जाता है। जब भाई डेट डेडलाइन वो बूलियन है, उसके अंदर उसको उसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम डेट पार्ट को जिसका क्रिएट डेट बन चुकी है। तो बस हमने कह दिया अच्छा अगर दोनों पे डिपेंड है तो अगर क्रिएट डेट और डेट डेडलाइन दोनों एग्जिस्ट करती हैं उस टाइम पर वैलिडिटी को वो बना दो। तो ये हुआ, ठीक है। अब हम देखो ये जो अब हमको यहाँ पे देखो एक हमने बनाया ऐसा, देखो यहाँ पे हमने 85,000 नोट किया बिकॉज ये डिपेंडेंट फील्ड पे था। तो यहाँ पे अभी अभी रिकॉर्ड भी नहीं सेव किया था टेक्निकली, यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक। अब देखो ये हमें ऑटोमेटिक मिल गया कि नहीं मिल गया। हमने किस तरीके से हमने ऐड लाइन पे किया, हमने अपना वो चूज किया, क्या नाम है, प्राइस पार्टनर, जो कि जो कि ये भी हमारी एक तरीके से रिलेटिव फील्ड है। वैलिडिटी हमने चूज करी, ठीक। अब आज का देखो 11 वैसे बेसिकली क्योंकि इसमें उल्टा लिखा होगा तो यहाँ पे होगा 12/11/25। डेडलाइन हमने नहीं चूज की क्योंकि हमको नहीं पता, और हमने स्टेटस पे हमने अभी कुछ नहीं, वैसे कायदे से एक बना लेंगे स्टेटस पेंडिंग, बट मान लो अभी के लिए नहीं है। और हमने सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो ये हो गया हमारा। हमने सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया, इनवर्स चल गया। अभी यूआई कैसे अपडेट होगी, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ही इस पे हमने क्लिक किया ये वाला मॉडल खुला, मॉडल खुला, इसने बोला अच्छा चलो फटाक से कंप्यूट करो डेडलाइन को। डेडलाइन को कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट किया, क्रिएट डेटा। भाई वो बाय डिफॉल्ट क्यों चलेगा, जब तुम इसको ओपन करोगे, जब इस मॉडल पे आओगे तभी तो स्टार्ट होगा ना, वो तभी तो वो सेल्फ पे जाएगा। तब उसने बोला क्रिएट डेट है, डेडलाइन बना दो, और वैलिडिटी हमारे पास पहले से ही थी तो उसने
12 में इसमें ऐड कर दिया 18 तारीख, 7 दिन बाद 18 तारीख आएगी, वो डेडलाइन हो गई। तो ये तो हो गया चलो हमारे पास एक डेटा। दूसरा डेटा एक और बनाते हैं। ये हमने मान लो प्राइस ले लिया, कुछ भी एक रैंडम, पार्टनर ले लिया दूसरा वाला जो था। ये वैलिडिटी हमको नहीं पता, हमने कह दिया अभी वैलिडिटी हमको नहीं आइडिया, हमको डेडलाइन पता है, या तो चलो वैलिडिटी इसमें 7 है ना, कोई कुछ भी रहो, वैलिडिटी हमें नहीं मतलब। हमने कहा मान लेते हैं वैलिडिटी हमारी है 24 तारीख, और हमने कहा स्टेटस एक्सेप्टेड है कि उस दिन पे ये हो जाएगा, हमने किया सेव एंड क्लोज। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही अपडेट हो जाएगा। हमने इस पे क्लिक किया, देखो ये वैलिडिटी अपडेट हो गई, क्यों? बिकॉज अब डेडलाइन भी एग्जिस्ट करती है, सेव करते ही क्रिएट भी एग्जिस्ट करता है, तो ये तो आराम से हो गया। इसके लिए बस हमको एक बार और रुकना पड़ गया कि हमको इसको दोबारा ओपन करना पड़ा, ताकि वो दोबारा से कंप्यूट फील्ड एग्जीक्यूट हो और हमको यहाँ पर डेटा दिख जाए। समझ में आया कितना बढ़िया है? कंफ्यूजन हो तो दोबारा पीछे से देख लो, मजा आएगी। ऐसे कुछ कुछ इतना कुछ खास है नहीं, सिंपल ये है। जब जब कंप्यूट वाला डिपेंडेंसी में, अब ये देखो डिपेंडेंसी में होते चेंज करेगा, ये 13 है, ये वैलिडिटी के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। ये हमने कह दिया वैलिडिटी 13 दिन नहीं, वैलिडिटी मान लो 18 दिन है। हमने अब ये करके एंटर किया या कुछ भी किया, तुरंत देखो यहाँ पे चेंज हो गया। हमने बोला नहीं नहीं 8 ही दिन है, देखो यहाँ पे डेट चेंज हो गई। अब अगर हम वैलिडिटी में चेंज करेंगे कि मान लो 19 नहीं 20 तारीख है, तो वैलिडिटी अभी चेंज नहीं हुई, बिकॉज वो इनवर्स फंक्शन से चेंज होगी। और इनवर्स फंक्शन तभी चेंज होगी जब यहाँ मैनुअली क्लिक करेंगे। यहाँ हमने मैनुअली क्लिक किया, यहाँ 8 से 9 हो गया। ये है इसका इनवर्स फील्ड, तब एग्जीक्यूट होगी जिस टाइम पर हम सेव करेंगे। कंप्यूट फील्ड तब चेंज होगी जिस टाइम पर डिपेंडेंसी में चेंजेस होगा। अब अगर इस फ्लो में थोड़ी गड़बड़ लगे कि यार ये भी तुरंत अपडेट हो जाना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो भाई फिर यार अपने आप उसमें भी कुछ लगाओ जुगाड़। अब अभी जितना मेरे को आता है मैंने हिसाब से इतना कर लिया, और अभी यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट फ्लो बनाने का नहीं था, यहाँ मेन समझते हैं कॉन्सेप्ट था फील्ड को, कि किस तरीके से डिपेंडेंसी पे काम करती हैं और क्रिएट डेट का इस्तेमाल करना। और यहाँ पे बेसिकली मेन था इनवर्स फंक्शन। तो ये तो हो गया इनवर्स फंक्शन डिपेंडेंसी। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहा है कि कंप्यूटेड फील्ड्स स्टोर तो होती नहीं डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि तुम कंप्यूटेड फील्ड के बेसिस पे सर्च कर लो, अनलेस तुमने कोई सर्च मेथड बना रखा हो। अब भैया जब टोटल एरिया जो हमारा है, जब वो हमारा डेटा उसमें तभी दिखेगा जब हम उसको ओपन करेंगे, और वो डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से तो आ नहीं रहा है, वो हमारे पास आ रहा है एक मेथड के थ्रू। अब जब वो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी कोई स्टैटिक वैल्यू, तो हम उसके बेसिस पर सर्च ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई सर्च मेथड ऐसा बना दो जो कि तुम्हारा सेम फंक्शन एग्जीक्यूट हो उसके ऊपर, तो सर्च काम कर जाए, तो बहुत बढ़िया। बट इनकेस अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है सो है। एक और सॉल्यूशन इसका ये है कि हम स्टोर इक्वल टू ट्रू कर दें। अगर हम इसको, अब देखो अगर हम स्टोर को ओपन करें तो इस पे जाएंगे, इधर रेफरेंस फील्ड, फील्ड पे गए, ये स्टोर, जो स्टोर का बाय डिफॉल्ट एक बुलियन एट्रीब्यूट है, वो हाँ बुलियन एट्रीब्यूट है। ये देते हैं जैसे यहाँ पे दे रखा है ना हमने, कॉपी डिफॉल्ट रिक्वायर्ड, इस तरीके से। ऐसे ये है स्टोर। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इसका मतलब है कि डेटाबेस में स्टोर करे कि ना करें। तो बाय डिफॉल्ट तो ये ट्रू रहता है कि जो भी तुम यहाँ लिखोगे स्टोर हो जाएगा। फॉल्स रहता है कंप्यूटर फील्ड के लिए, तो बाय डिफॉल्ट तो ये चलो फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। तो कंप्यूट फील्ड में जो भी लिखा जाएगा वो चीज स्टोर होगी नहीं, तो उसके बेसिस पर सर्च नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ पे स्टोर इक्वल टू ट्रू कर दें, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमारे डेटाबेस में सेव होने लग जाएगी, और फिर हम उसके बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है। ये हो गया। हालांकि ये कन्वीनियंट तो है, बट ध्यान रखना कि कंप्यूटेशन लोड भी फिर बढ़ जाएगा हमारे मॉडल पे। चलो अगर हम अपना एग्जांपल दोबारा से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जितनी टाइम पार्टनर का नेम चेंज होगा उतनी बार डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सारे रिकॉर्ड के लिए, जो भी उसको रिफर कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब मान लो कि बाय डिफॉल्ट अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड में चेंज हुआ। अब मान लो कोई एक ऐसी फील्ड है जिस जो कि इसका रेफरेंस यानी वन टू मैनी की कई सारी ऐसी दूसरे मॉडल में फील्ड है जो इसमें की पार्ट जो इसमें की नेम आईडी को रिफर कर रही है। अब जैसे ही वो नेम, या फिर जैसे मान लो डिस्क्रिप्शन को रिफर कर रही है, अब जैसे ही नेम चेंज होगा डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, तो जितनी वैल्यू इस पे जितनी फील्ड इस पे डिपेंड कर रही थी वो सब भी चेंज हो जाएंगी। तो अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो हर एक पे दोबारा कंप्यूटेशन होगी।
ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई एक कंप्यूटेड फील्ड दूसरी कंप्यूटेड फील्ड पे भी डिपेंड हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मान लो जैसे 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 यहाँ पर है ये इधर। अब हमने एक बहुत ही बकवास सी फील्ड बना दी कि टोटल एरिया इज इवन और नॉट। मान लो वो एक बुलियन है, टोटल एरिया इज इवन, तो अगर हाँ तो ठीक है, वहां पे वो टिक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब वो भी रीड ओनली है, उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। वो किस पे डिपेंड करेगी? इस पे। टोटल एरिया पे जब वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू के ऊपर एक फंक्शन रन होगा, जो कि अगर ट्रू आया तो यहाँ पे टिक हो जाएगा, नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है इस पे, तो ये खुद एक कंप्यूटेड फील्ड, और ये एक कंप्यूटेड फील्ड जो कि डिपेंड करती है दूसरी कंप्यूटेड फील्ड पे, तो ये भी तो हो सकता है। तो हालांकि हमारा ORM जो है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर, वो इतना स्मार्ट है कि वो लाइन बाय लाइन सही ऑर्डर में डिपेंडेंसीज को कंप्यूट करेगा ताकि फ्लो में ब्रेक ना हो जाए, लेकिन इससे हमारी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना कि कंप्यूटेड फील्ड हम जब भी बना रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा डिपेंडेंसी है या और किसी और पे डिपेंड, या और कंप्यूटर फील्ड पे ही डिपेंडेंट है। तो जितना ज़्यादा वो होगा उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा। और फिर स्टार्टिंग से देख के रखो कि कितना टाइम लग रहा है, नहीं प्रोडक्शन के टाइम पे समझ में आता है कि यार पूरा प्रोसेस धीरे हो गया। अब बात करते हैं ऑन चेंज की। जैसे कंप्यूटर फील्ड में किसी चीज पे डिपेंडेंसी थी, अब ऑन चेंज क्या है? ऑन चेंज बेसिकली ऐसा है कि कुछ चीज हो जाए हमारी मॉडल में, जब कोई वैल्यू चेंज हो। सिंपल सी बात। अब देखो, ऑन चेंज मैकेनिज्म बेसिकली एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि क्लाइंट का जो इंटरफेस है वो अपडेट हो जाए बिना किसी चीज को सेव करे। ठीक है, जब भी यूजर किसी फील्ड में कोई वैल्यू भरे, इसके लिए हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, और जो है उसको हम ऑन चेंज के थ्रू डेकोरेट करते हैं, और स्पेसिफाई करते हैं किस फील्ड के चेंजेस पे काम करेगा, और फिर सेल्फ पे जो भी चेंजेस होगा वो फॉर्म में दिखाई देगा। बस सिंपल सी बात है। एपीआई तो वही काम है, पार्टनर आईडी डिस्क्रिप्शन सेम फील्ड है, ऑन चेंज पार्टनर आईडी में जब चेंज होगा तो क्या करना है? जैसे पार्टनर आईडी में चेंज होगा, नेम को चेंज कर देना है। नेम क्या हो जाएगा? document4 पार्टनर आईडी का जो भी नाम आया है नया वो, और डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा चेंज। इस केस में पार्टनर को चेंज करते ही नाम डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो रहा है। अब ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेम और डिस्क्रिप्शन को चेंज, कि वो बाद में नेम और डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर देता है कि नहीं, वो उसके ऊपर है। बट ध्यान रखना कि यहाँ पर हम सेल्फ के ऊपर इटरेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म व्यू में ही चलता है, और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है, बिकॉज जब फॉर्म में खुला है तो यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो है नहीं, तो यहाँ पर एक सिंगल रिकॉर्ड्स है। अब कह दो कि यार वहां पर भी तो वही था ना, वहां पर जो था वहां पे वो कंप्यूट हो रहा था सेव्ड वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो हमें केवल यूआई में दिख रहा है। अब उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड कंप्यूटेड फील्ड डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती थी, वहां पे हम डिपेंडेंसीज को चेंज कर सकते थे और फिर वो हमारी जो है रीड ओनली होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिंपल इतना बोला है कि जब ये कभी चेंज हो तब इसको इसको चेंज कर देना। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से काम हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, इसका एग्जांपल था यहाँ पे। हमने एक फील्ड बनाई जो कि है गार्डन एरिया, गार्डन, जो कि बूलियन है कि गार्डन है कि नहीं, काम खत्म। हमने अब इसमें ऐसा, और इसमें कुछ फील्ड में भी नहीं करना पड़ता, हमने एक डिफाइन किया एपीआई, और हमने एक वो बनाया अंडरस्कोर ऑन चेंज गार्डन। क्यों बनाया? क्योंकि भैया ये प्राइवेट है, इसलिए अंडरस्कोर, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो। इसको डेकोरेट किया कि जब भी गार्डन में चेंज हो, अब फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ हमने यहाँ पे इटरेट कर दिया, लेकिन नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मैंने करके नहीं देखा था, क्योंकि ये वाली आई गेस जब मैं पढ़ रहा था तब आई गेस ये वाली लाइन मेरे से स्किप हो गई होगी कि changing the partner will also change the name description value. It is up to the user whether or not to change the name and description value afterwards. Also note that we do not loop on self. This is because the method is only triggered in a form view where self is always a single record. इसका सिंपल मतलब ये है कि जो ऑन चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म व्यू के अंदर ही ट्रिगर होगा। अब फॉर्म व्यू के अंदर एक सिंगल रिकॉर्ड है तो वहां पर इटरेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर रहे हैं तो हमको वही चीज मिली जा रही है, तो ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं।
बाकी अगर हम इसको चेंज करना चाहें मेरे हिसाब से, तो पहले तो देख लो होता क्या है, फिर देखेंगे चेंज करने पे काम कर रहा है कि नहीं। तो फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ, रिकॉर्ड मिला करंट वाला। उसके बाद उसकी गार्डन, अगर अगर वो गार्डन है, ठीक है, अगर वहां पे टिक लगा हुआ है, तो क्या कर दो, गार्डन एरिया को जो है 10 कर दो और ओरिएंटेशन को नॉर्थ कर दो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब मान लो जब भाई चेंज होने के मान लो भाई चेंज हुआ, अभी नहीं पता क्या चेंज हुआ, अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अब चेंज होने के बाद टिक है या क्रॉस है या अनटिक है, या फिर सेलेक्ट है अनसेलेक्टेड है। अगर अनसेलेक्टेड है तो गार्डन एरिया को 0 कर दो, गार्डन ओरिएंटेशन को फॉल्स कर दो, बेसिकली उसमें कुछ भी ना रहे। रिटर्न कर दो, ये बेसिकली पॉपअप दिखाने के लिए होता है, ये मैंने सिर्फ इसीलिए यहाँ पे रखा है कि ताकि हम पॉपअप देख सके। अब देखो जैसे यहाँ पे हम आए, ये हमारा है। अभी देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गार्डन, ये तो चलो उसको हटा देते हैं, अभी दूसरा बना लेते हैं टेम्परेरी। अब यहाँ पे देखो पॉपअप हो गया, अब उसको हटाने का ट्राई करेंगे। गार्डन है, गार्डन पे हमने टिक किया, जैसे हमने टिक किया क्या हुआ, गार्डन पे हमने टिक किया तो गार्डन चेंज हुआ। इसने बोला अच्छा चेंज हुआ, ठीक। तो भैया क्या 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 रिकॉर्ड ऑन गार्डन है, ट्रू है, टिक है, हाँ। तो गार्डन एरिया को उसने 10 कर दिया, उसको हटा दिया। हमने इस पर फिर से क्लिक किया, तो अब ये क्या हुआ, जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये वापस ट्रिगर हुआ, वापस ये फंक्शन चला। इसने बोला अच्छा नहीं है, तो गार्डन एरिया को जो है 0 कर दो, इसने 0 कर दिया। गार्डन ओरिएंटेशन को फॉल्स कर दो, इसने फॉल्स कर दिया। फिर इसने क्या किया, फिर इसने एक पॉपअप दिखाया। पॉपअप दिखाने के लिए हम रिटर्न में एक काइंड ऑफ जेसन या कह दो एक डिक्शनरी बनाते हैं, जिसके अंदर जो की होती है वो होती है वार्निंग। वार्निंग के अंदर हम एक डिक्शनरी पास करते हैं कि इसका टाइटल ये होगा, मैसेज ये होगा, और वो चीज़ हम इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे दिखा सकते हैं कि देखो ये हमारा कंटेंट आ गया। अब हम इस पर क्लोज करेंगे, देखो हमारा गार्डन का एरिया जो है 0 हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। फिर से टिक कर देंगे 10 और नॉर्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम इसको रीड ओनली बना दें कि अगर हमारा सेलेक्टेड है, अगर हमारा ये सेलेक्ट नहीं है, तो भैया फिर इसको तुम मतलब अगर हमारा गार्डन सेलेक्टेड नहीं है तो इसको हम एडिट ही ना कर पाए, और अगर ये हमारा सेलेक्टेड है तो इसको एडिटेबल बना दें। तो वो फिर हमारे ऊपर है, हम कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे हैं, वो फिर खुद की इच्छा के ऊपर है। तो ये हो गया ऑन चेंज, बस खत्म, इतनी सी बात। और ऐसा और कुछ खास था नहीं आज, खास मतलब कितनी देर का वीडियो है, 42 मिनट का है, मैं कह रहा हूँ खास नहीं था, बस इतना हो गया। अब ऑन चेंज मेथड, नॉन ब्लॉकिंग वार्निंग मैसेज बेसिकली सिर्फ पॉपअप होगा, उसको बंद कर दो आगे चले जाओ। ये भी शो कर सकता है, तो ये यहीं से निकाला था। कैसे इस्तेमाल करना है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि कम्यूटेड फील्ड का इस्तेमाल कब करना है, ऑन चेंज का इस्तेमाल कब करना है। दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट आता है टेक्निकली देखा जाए तो, बट हमेशा प्रेफर करो कंप्यूटेड फील्ड को, क्योंकि ये तभी ट्रिगर, क्योंकि ये इसके अलावा मतलब फॉर्म व्यू के अलावा भी ट्रिगर हो सकती हैं, होती है। बट ऑन चेंज बिजनेस लॉजिक पे कभी नहीं काम करेगा, बिकॉज ये सिर्फ तभी ट्रिगर होगा जब फॉर्म व्यू खुला होगा, ना कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, तो ऑटोमेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक जो नॉर्मल दिक्कत लोग फेस करते हैं, या जो कह लो एक नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लो में चले जाते हैं, वो ये होता है कंप्यूटर फील्ड और ऑन चेंजेस में कुछ ज़्यादा ही लॉजिक अप्लाई कर देना कि ज़्यादा अच्छे हो जाए। इसकी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ऑटोमेशन कर दिया कि एक चीज़ लिखा 50 चीज़ें अपडेट हो गई। इससे जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो सकता है, चाहिए तो कुछ और हो गया इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ सकती है, कोई यहाँ कोई मना नहीं कर रहा है, बट सिर्फ एक ये लिखा है कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि ज़्यादा लॉजिक होता है इन दोनों चीज़ों में, जिसकी वजह से यूज़र जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको रिजल्ट अपोजिट मिल जाता है। कंप्यूटेड फील्ड जो होती है वो थोड़ी आसान होती है डिबग करना, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक मेथड के हिसाब से आती हैं और समझ में आता है कि हाँ किससे क्या हुआ। ऑन चेंज थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली थोड़ा पता लगाना मुश्किल है कि ऑन चेंज की वजह से कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक। अरे इन द सेंस बेसिकली कि अगर जिसको जो एज अ यूजर है वो, क्योंकि कुछ ऑन चेंजेस मेथड जो है सेम फील्ड को सेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे चेंज करने की वजह से किस जगह पे चेंज आया है। और जब भी कंप्यूटेड फील्ड को हम स्टोर इक्वल टू ट्रू करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उनकी डिपेंडेंसी पे ध्यान देना। अगर कंप्यूटेड फील्ड दूसरी कंप्यूटेड फील्ड पे डिपेंड करती है, तो वैल्यू ट्रिगर करने पे एक नंबर ऑफ रिक कंप्यूटेशन, मतलब एक के बाद एक कंप्यूटेशन, वो कंप्यूटेशन ऐसा कुछ होने लग जाएगा जिससे हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा।
अब हम अगले चैप्टर पे आगे बढ़ सकते हैं, और ये था आज का पूरा वो। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ खास था नहीं, कमेंट वगैरह भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक। ये बस ये हो गया कि ये भैया कंप्यूट तभी काम करेगा, कंप्यूट तब तब चलेगा जब जब डिपेंडेंसी की वैल्यू चेंज होगी, और इन्वर्स तभी चलेगा जब जब रिकॉर्ड को सेव किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वाह।